कल कहाँ तक पढ़ा था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ था? अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ द बेंजीन। देखो कल हम ये पढ़ रहे थे और कुछ पॉइंट्स इसकी मैंने लिखवाई भी थी आप लोगों को। ठीक है, तो जो पॉइंट्स मैंने लिखवाई थी वो आपको बता देता हूँ इसे दोबारा। देखो, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, molecular formula of benzene is C6A6. Carbon of benzene is sp2 carbon of benzene is sp2। ठीक है, बेंजीन में कार्बन sp2 है, कंटेनिंग 3 sp2 ऑर्बिटल, 3 sp2 ऑर्बिटल and one unhebrid pz ऑर्बिटल। एक अनहेबर्ड ऑर्बिटल है pz। ठीक है, और 3 sp2 ऑर्बिटल। ठीक है, 3 sp2 ऑर्बिटल आर अरेंज्ड इन ट्राइगोनल शेप। ट्राइगोनल जो होगी ज्योमेट्री होगी इनकी, एट एंगल ऑफ 120। शायद यहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था। तो अब देखो, हर बेंजीन में 6 कार्बन है और हर कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल होंगे। हर कार्बन के पास, देखो ये कार्बन है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। चलते हैं अगले पेज पर। इधर देखो, 6 कार्बन मैंने अंदाजे के हिसाब से लगा दिए हैं। अब इसके पास, हर कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं। इस कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं जो ट्राइगोनल फैशन में अरेंज होंगे। ये देखो ट्राइगोनल ज्योमेट्री की, ये sp2 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, जिनकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल है और एंगल इनमें 120 की होगी। अच्छा, ये sp2 ऑर्बिटल 3 हो गए, इसके भी ट्राइगोनल फैशन में। इसके भी 3 sp2 ऑर्बिटल्स हो गए ट्राइगोनल फैशन में। इसके भी 3 sp2 ऑर्बिटल्स होंगे ट्राइगोनल। हर कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं जो ट्राइगोनल फैशन में अरेंज हैं और उनमें एंगल 120 की होती है। अच्छा, अब देखो ये इसके भी 3 sp2 ऑर्बिटल्स होंगे। एक sp2, दूसरा sp2 और तीसरा sp2। तो हर कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, अब ये ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगी, इधर भी हाइड्रोजन आ जाती है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगी, इधर हाइड्रोजन आएगी और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है जो ओवरलैप हो रहा है हाइड्रोजन के 1s के साथ और बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा sp2 और 1s की ओवरलैपिंग से। इधर भी देखें, sp2 और 1s सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इधर भी sp2 और 1s के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इधर भी बॉन्ड बनेगा 1s के साथ, sp2 और 1s के साथ सिग्मा। इधर भी sp2 और 1s, ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे सिग्मा। इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा 1s के साथ। तो 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, अब क्या होता है, sp2 के साथ ओवरलैप करता है। ये sp2 दूसरे sp2 के साथ ओवरलैप करेगा। देखो ये sp2 है, दूसरे sp2 के साथ ओवरलैप करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा।
यहाँ पे भी देखो sp2 के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इधर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखो sp2, एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन का भी sp2 है, ये ओवरलैप कर रहे हैं और ये ओवरलैपिंग लीनियर हो रही है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा। और वैसे भी आपको शुरुआत में भी बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है। तो ये इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि sp2 के साथ ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इधर भी देखो sp2 के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इधर भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं देखो, वैसे ओवरऑल 12 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं, ठीक है। 6 बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, 6 बिटवीन कार्बन कार्बन। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह का बन जाएगा, देखो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगी, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगी, इधर भी हाइड्रोजन लगी होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगी, इधर भी क्या लगेगी, हाइड्रोजन, ये होगी। तो ये सिग्मा बॉन्ड को हमने शो किया है। तो इसमें देखो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अच्छा, अब आते हैं, हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी है। देखो हर कार्बन के पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 थे तो एक ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिड भी है। अच्छा, वो अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल है उसकी 2 लोब्स होंगी। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की जो पीजेड है उसकी लोब कितनी होगी, 2 होंगी। अच्छा, वो पैरेलल ओवरलैप कर सकता है और बना बॉन्ड जो बनाएगा वो होगा पाई बॉन्ड। तो ये कार्बन, यहाँ पे मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अब इसके पास, हर कार्बन के पास, ये देखो पीजेड ऑर्बिटल है जिसकी 2 लोब्स हैं। ये पीजेड है जिसकी लोब कितनी है, 2 लोब होती हैं इसकी। इसके पास भी एक पीजेड होगा, इसके पास भी एक पीजेड होगा, इसके साथ इसके पास भी होगा। हर कार्बन के पास एक पीजेड ऑर्बिटल है, देखो। तो 6 कार्बन और उनके पास 6 पीजेड ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, ये और लिखोगे पैरेलल मैनर में और बॉन्ड बनाएंगे पाई बॉन्ड। अच्छा, अब देखो ये पीजेड है, ये इस पीजेड, इसके पास चॉइस है, ये पैरेलल ओलिप इसके साथ भी कर सकता है। अगर इनके साथ ये पैरेलल ओलिप करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। देखो पाई बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, पाई बॉन्ड इधर बन जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा क्योंकि पीजेड पीजेड के साथ पैरेलल ओलिप कर रहा है। अपर और लोअर शेडिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। अच्छा, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा पैरेलल मैनर में, तो पाई बॉन्ड दूसरा यहाँ पे बनेगा। ये इसके साथ ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड एक यहाँ पे बन जाएगा। तो कितने पाई बॉन्ड्स हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए, देखो। तो इसका मतलब है जो केक्यूल ने कहा था कि भाई बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, उसकी तस्दीक हो गई कि बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड्स कितने हैं, और वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे। अल्टरनेट है, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना तो यहाँ पे नहीं है, इधर पाई बॉन्ड बना तो यहाँ पे नहीं है, इधर बना तो इधर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, पेयरिंग का दूसरा वे भी हो सकता है, दूसरे तरीके से भी पेयरिंग बना सकते हैं, ये जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो दूसरे तरीके से भी इसकी पेयरिंग हो सकती है। ये 6 कार्बन हो गए और हर कार्बन के पास एक अननेबल्ड पीजेड है, ये अननेबल्ड पीजेड ऑर्बिटल है। अब क्या करता है, ये पेयरिंग का वे चेंज हो जाता है, देखो डिफरेंट तरीके से पेयरिंग होती है। मतलब ये जो पीजेड पहले इसके साथ पेयर बना रहा था, देखो पहले पीजेड इसके साथ पेयर बना रहा था, अब इसका इरादा तब्दील हो गया, अब ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है अपने नेबरिंग के साथ, यहाँ पे पाई बन बन रहा है। देखो ये पीजेड इस पीजेड के साथ ओवरलैप कर रहा है क्योंकि इस पीजेड के साथ 2 नेबरिंग पीजेड हैं इसके, ठीक है। उसके किसी के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, तो ये पीजेड इसके साथ ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड अब कहाँ पे बन रहा है, इधर बन रहा है। और ये पीजेड इसके साथ ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड अब क्या बनेगा, इधर बनेगा। और ये पीजेड इसके साथ ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो देखो पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है।
ठीक है, तो ये डिफरेंट पेयरिंग, देखो पेयरिंग क्या हो रही है, डिफरेंट वे ऑफ द पेयरिंग, पेयरिंग का डिफरेंट वे है। तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या अल्टरनेट स्ट्रक्चर, अल्टरनेट पेयरिंग। देखो पेयरिंग अल्टरनेट हो गई है ना, पहले पीजे इसके साथ पेयर बना रहा था, तो अब किसके साथ बना रहा है, इसके साथ पेयर पेयर बना रहा है। तो डिफरेंट वे ऑफ द पेयरिंग को क्या कहते हैं हम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अच्छा अब आते हैं इन दोनों का रेजोनेंस हैबर्ड। ये देखो दोनों का रेजोनेंस हैबर्ड होगा। ये इसके पास पीजेड ऑर्बिटल है, ये भी पीजेड, ये पीजेड ऑर्बिटल जिसकी दो लोब्स हैं, ये पीजेड है, ये भी पीजेड है। अच्छा अब क्या होता है, ये जो पीजेड है, देखो ये पीजेड, ये क्या करता है, पार्शियली दोनों के साथ ओवरलैप करता है, क्योंकि इसके दो नेबरिंग हैं पीजेड। देखो इस पीजेड के नेबरिंग कितने हैं, दो हैं, तो पार्शियली इसके साथ ओवरलैप करता है ये, पार्शियली, और ये पार्शियली इसके साथ भी ओवरलैप कर रहा है। अब ये जो पीजेड है ना, इसके नेबरिंग कितने हैं, दो हैं, एक ये हो गया, इसके साथ भी पेयरिंग की। अच्छा दूसरा पार्शियली इसके साथ भी पेयरिंग कर रहे हैं, पार्शियली। अब ये जो पीजेड है इसके कितने नेबर हैं, तो वह एक इसके साथ ये पेयरिंग करेगा, एक इसके साथ ये पेयरिंग कर लेगा। अच्छा इसके पीजेड कितने हैं, दो हो गए, एक के साथ उसने पेयरिंग करी, दूसरे के साथ भी पार्शियली पेयरिंग करेगा ये, इसके कितने हो गए, दो हो गए। तो एक सिंगल मार्कर ऑर्बिटल बन गया। ये इन दोनों का रेजोनेंस हैबर्ड है, रेजोनेंस हैबर्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा तो ये रेजोनेंस हैबर्ड स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये जो पीजेड है, ठीक है, पीजेड मतलब ये जो पाई बांड्स हैं, ये क्या है, डीलोकलाइज है, क्या है, स्प्रेड और होल रिंग, पूरी रिंग में क्या है, ये स्प्रेड है। इसका मतलब है जो बेंजीन का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर होगा, मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, देखो बेंजीन के जो अगर हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर ये होगा बेंजीन का, जो बनाया था अकॉर्डिंग टू केक्यूल, देखो केक्यूल के मुताबिक एक स्ट्रक्चर ये होगा। अच्छा दूसरा इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस का मतलब होता है अल्टरनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर दूसरा ये होगा, और जिसके अंदर पेयरिंग के वे को चेंज किया जाएगा, डिफरेंट तरीके से पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, तो यहाँ डबल बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो ये दोनों किसने दिए थे, पहले ही पता था, ये दोनों केक्यू ने दिए थे, ये दोनों केक्यू ने दिए थे। अब इनका जो रेजोनेंस हैबर्ड स्ट्रक्चर बनेगा एमओटी के मुताबिक, वो ये होगा। देखो रेजोनेंस हैबर्ड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो ये होगा, ये वाला होगा। अच्छा जो शो करता है कि इसके अंदर क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डीलोकलाइज्ड हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, डीलोकलाइजेशन। अच्छा ये दिया था रोबिन्सन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, रोबिन्सन स्ट्रक्चर। अगर हम कहते हैं बेंजीन की जो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करता है, वो ये वाला स्ट्रक्चर है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर बेंजीन की सही नुमाइंदगी करता है, ये बेंजीन का एक्यूरेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये बेंजीन के एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं है, ये देखो ये दोनों नहीं है, मगर ये बेंजीन का एक्यूरेट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा कि बेंजीन की बॉन्ड लेंथ बराबर क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि हर कार्बन के ऊपर, हर कार्बन उसके ऊपर कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड एंड हाफ पाई बॉन्ड, तो ईच कार्बन कंप्लीट सिग्मा एंड हाफ पाई बॉन्ड, हर कार्बन के ऊपर
क्या है, कंप्लीट सिग्मा और हाफ पाई बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर जो बनेगा बेंजीन का बनेगा 1.5, 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब है दो कार्बन है ना उनके दरमियान कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड होगा और हाफ क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो इसके ये जो है इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या है, बराबर है। मतलब वो जो केक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर रहा था बातें, देखो केक्यूल का स्ट्रक्चर जिस जिन बातों में फेल गया था, इक्वल बॉन्ड लेंथ, इक्वल बॉन्ड लेंथ बराबर क्यों है, बॉन्ड लेंथ लाजमी तो बराबर होगी। जब हर कार्बन के ऊपर कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड होगा और हाफ क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 1.5 हो गया। ठीक है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होगी ना तो डबल बॉन्ड जैसी होगी ना सिंगल बॉन्ड जैसी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डबल बॉन्ड से क्या होगी, नहीं डबल बॉन्ड से क्या होगी, डबल बॉन्ड से देखो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.397, 397, 397 का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड से ये क्या है, लॉन्गर है। और से जो है सिंगल बॉन्ड से ये क्या है, शॉर्ट है। क्योंकि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये बेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.39 है। अच्छा, तो यहां से पता चल गया कि इक्वल बॉन्ड लेंथ क्यों है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। सेकंड बात, बेंजीन लेस रिएक्टिव क्यों है, ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेंजीन लेस रिएक्टिव, बेंजीन लेस रिएक्टिव होने का रीजन क्या है, व्हाई बेंजीन लेस रिएक्टिव, तो इसका रीजन क्या है, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन is less reactive and more stable due to extensive delocalization of the pi electrons. Extensive delocalization of pi electrons. इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन क्या है, मोर स्टेबल है। और इस पाई सिस्टम को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है। मतलब अगर सपोज करते हैं अल्कीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, अल्कीन में जो पाई बॉन्ड है ना वो क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। मगर बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी है, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी एनर्जी का खर्चा हो जाता है समझे, उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में। और 152 आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर सपोज करते हैं अल्कीन के 3 पाई बॉन्ड्स आइसोलेटेड हो, देखो अल्कीन है जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स अलग अलग हों, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने में, जब एक पाई बॉन्ड हम तोड़ते हैं और हाइड्रोजन का एक मोल ऐड करते हैं ना, हाइड्रोजन का एक मोल ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है 120, 120। अगर दो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे 240, तीन पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे 360। ठीक है, 360 हीट रिलीज होती है, हीट क्या होती है। मगर बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 208 है, कितनी, तो लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसकी वजह यही है कि बेंजीन की एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है और उनको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है। ठीक है, और याद करो जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे ना, तो बेंजीन के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, दो केक्यूल के हैं और तीन जो है वो डेवार के हैं। अच्छा, अब दूसरा रीजन जो आगे मैं बता रहा था कि बेंजीन का ड्यूअल करेक्टर क्यों है, एडिशन रिएक्शन भी देती है, साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है। एडिशन रिएक्शन इसलिए देती है कि हाफ पाई बॉन्ड मौजूद है, इसलिए हाफ पाई बॉन्ड मौजूद है, जाहिर पाई बॉन्ड हाफ मौजूद है ना हर कार्बन के ऊपर, तो एडिशन रिएक्शन भी दे देती है वो।
अच्छा, मगर उन पाई बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि वो डीलोकलाइज हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, डीलोकलाइज हैं। डीलोकलाइजेशन की वजह से उनके अंदर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है। उन पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है उनको। उन पाई बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अल्कीन के पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होंगे, मगर बेंजीन के पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होंगे। उनको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, 152 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तब वो बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो इसका मतलब है बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो बहुत हाई है, उसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी 152। अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो पाई बॉन्ड, पाई सिस्टम टूटेगा भी। भाई जो पाई सिस्टम, इसको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है 152 किलो जूल, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जब तक वो एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक पाई बॉन्ड नहीं टूटेंगे, तो एडिशन होंगे भी नहीं। तो उनकी जगह पे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। तो बेंजीन जो है एडिशन भी देती है, मगर सब्स्टिट्यूशन, एडिशन डिफिकल्टी से देगी। क्यों? क्यों? इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत हाई है। उस साइक्लिक सिस्टम को तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए। जब तक वो एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो पाई बॉन्ड ही नहीं टूटेगी। जो साइक्लिक सिस्टम टूटेगा नहीं, जो कंजुगेटेड सिस्टम है वो ब्रेक नहीं होगा। एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी 152 किलो जूल, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए वो एडिशन भी देगी एक्सट्रीम कंडीशन पे, सब्स्टिट्यूशन भी देती है बेंजीन। तो ये चीजें जो हमने पढ़ी थी कि केमिकल का स्ट्रक्चर, इनको एक्सप्लेन, एक लेस रिएक्टिविटी को, दूसरा हीट ऑफ रेडिएशन लेस है, वो किसकी जैसे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की जैसे। अच्छा, अब आते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम होती है, मतलब डिफरेंट, जो अभी मैंने आपको बता रहा था। देखो ये जिस तरह ये डिफरेंट तरीका है इसको पेयर बनाने का। ये अलग है, ये पीजर इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, पेयर बना रहा है। अब ये पीजर इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो डिफरेंट वे ऑफ पेयरिंग, पेयरिंग के जो डिफरेंट वे होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या अल्टरनेट स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर या अल्टरनेट, तो ये और ये दोनों के हैं अल्टरनेट स्ट्रक्चर हैं, या ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, अल्टरनेट स्ट्रक्चर हैं। इनको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो पांच हैं इसके, जो बताए गए हैं। दो कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं, दो कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं, ये कैक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन है। अच्छा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए आपको पता है, ये इस तरह एरो लगाते हैं, ये एरो लगाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए। ये एरो जो है वो क्या करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला होगा, जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये दो केक्यू ने स्ट्रक्चर दिए थे, और तीन स्ट्रक्चर दिए थे देवार ने। तीन स्ट्रक्चर देवार ने दिए थे। अब देखो, एक स्ट्रक्चर इसका ये है, ये इसने स्ट्रक्चर दिया था। कहते ये कार्बन इसके साथ पेयर बनाएगा, ये कार्बन पेयर किसके साथ बनाएगा, इसके साथ जाकर पेयर बनाएगा। अच्छा, अच्छा, मगर इसके अंदर देखो एक बात, 1 2 3 4 5 6, एक बात नोट करें, थोड़ी एबनॉर्मल बात लग रही है। 4 कार्बन की जो बॉन्ड थे वो लॉन्गर है। बेटा देखो, 1 और 4 कार्बन है ना, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी। और आपको पता है बेंजीन में सब बॉन्ड लेंथ क्या है, बराबर होती है। ठीक है, मगर उसने बनाया है तो ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये है, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाया इसमें 1 4, इसके अंदर 1 4,
इसके अंदर देखो 2,5 की जो बॉन्ड लेंथ है वो एबनॉर्मल लग रही है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है इसकी 2,5 की। अच्छा, तीसरा स्ट्रक्चर ये हो गया, देखो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये इसका क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर। अब आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पे, जो उसके तीन स्ट्रक्चर थे, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। थर्ड स्ट्रक्चर तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखो जो बॉन्ड लेंथ कौन सी आपको एबनॉर्मल लग रही है, 3 और, देखो 3 और 6 है लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, इनकी बॉन्ड लॉन्गर है। अब इन दोनों, इन सबका रेजोनेंस हैबर्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा, इन सबका, देखो इन सबका जो रेजोनेंस हैबर्ट स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस हैबर्ट का मतलब रहता है जैसे sp3 हैबर्ट नहीं होती है, जिसमें एस का भी करेक्टर हो, पी का भी होता है, वैसे बताया था आपको मैंने। तो पी का करेक्टर उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। sp3 हैबर्ट में पी का करेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। पी का करेक्टर कितना होगा, 75। sp3 हैबर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हैबर्ट की बात कर रहा हूँ, sp3 की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं sp3 की। तो sp3 हैबर्ट में देखो, जो हाइपर टारगेट होता है उसके अंदर करेक्टर दोनों का होता है। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा ना, उसके अंदर कैक्यूल का स्ट्रक्चर का भी करेक्टर होगा, और डेवाल का स्ट्रक्चर का भी क्या होगा, करेक्टर होगा। मगर ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ज्यादा कैक्यूल से रिजेंबल करेगा, कैक्यूल से ज्यादा रिजेंबल करेगा। देखो रेजोनेंस हाइपर स्ट्रक्चर, ये इसका रेजोनेंस हाइपर स्ट्रक्चर है, जिसमें सर्किल लगी हुई है। तो ये ज्यादा मुशावरत जो करता है वो किसके साथ कर रहा है, कैक्यूल के साथ ज्यादा रिजेंबल कर रहा है, इसके साथ इतनी जरूरत नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर देखो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, 1 4 2 5 3 6 बॉन्ड लेंथ क्या है। एक स्ट्रक्चर में 1 4 की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, दूसरे में 2 5 की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है, तीसरे में 3 6 की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है। तो इसका मतलब इसमें तो बॉन्ड लेंथ क्या है, सब की सब इक्वल है, बराबर है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा, मतलब ये अथेंटिक स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का, जो एक्चुअल बेंजीन की रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी करता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रेजोनेंस एनर्जी। देखो रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअली डिफरेंस ऑफ द एनर्जी होता है, एनर्जी का फर्क। अब देखो एक कंपाउंड हमने लिया है, एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिया हमने। हाइपोथेटिकल का मतलब है, सपोज करके हमने कंपाउंड लिया है जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं मगर आइसोलेटेड हैं। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं मगर वो आइसोलेटेड है, उनकी कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, उनमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। इसका मतलब जब कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो वो पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। एक बात बता दूं, जिसके अंदर कॉन्जुगेशन होती है ना, कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड्स के अंदर, तो उसका मतलब कॉन्जुगेशन की वजह से वो पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बन जाते हैं। कॉन्जुगेशन क्या करती है, पाई बॉन्ड्स को स्टेबल कर देती है, और उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी का खर्चा हो जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लग जाती है। जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन, उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी ज्यादा चाहिए बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, और एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का फर्क। अच्छा, एक मैं बता देता हूँ आपको, फर्क कितना निकलेगा। अगर सपोज करते हैं एक कंपाउंड हम लेते हैं हाइपोथेटिकल, जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, बेंजीन में भी कहते हैं 3 पाई बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर भी 3 पाई बॉन्ड्स हैं, मगर वो 3 पाई बॉन्ड क्या है, आइसोलेटेड है। क्या है, आइसोलेटेड है। आप पता है एक पाई बॉन्ड को जब आप ब्रेक करेंगे तो कितनी हीट रिलीज होती है,
बेटा एक पाई बांड को ग्रे करते हैं और उसके अंदर एक पाई बांड को ग्रे करते हैं, उसके अंदर sorry, एक मोल हाइड्रोजन पे ऐड करते हैं, एक मोल किसी भी अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन पे ऐड करेंगे तो हीट रिलीज होती है 120, रिलीज होती है 120। दो बांड की कितनी होगी, तीन की क्या होगी 360। तो एक हाइपोथेटिकल सिस्टम की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, देखो डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। डिफरेंस का मतलब फर्क किसका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइपोथेटिकल कंपाउंड, हाइपोथेटिकल कंपाउंड, हाइपोथेटिकल कंपाउंड कौन सा लिया हमने, 1,3,5 साइक्लो हेक्सा ट्राइइन, ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है जिसके अंदर तीन पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं, मगर वो क्या है, आइसोलेटेड है, क्या है, आइसोलेटेड हाइपोथेटिकल कंपाउंड 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइइन, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या है, आइसोलेटेड का मतलब है आइसोलेटेड है, बॉन्ड क्या है, इनका आपस में कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, आइसोलेटेड है बॉन्ड्स, एंड हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसकी कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, हाईली कॉन्जुगेटेड, बेंजीन तो हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेंजीन। अब हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे पास क्या है, दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर तीन पाई बॉन्ड्स क्या हैं, आइसोलेटेड है, क्या है, और दूसरे के अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या है, कंजुगेटेड है, उनको कंपेयर कर रहे हैं उनको। अच्छा देखें मैं बता दूं, जैसे आ, कहीं हमने पढ़ा था कहानी कि कोई बूढ़ा बंदा था, अब उसके तीन बेटे थे, तीन भाई बहन मतलब तीन उसके बेटे थे, और जब वो मतलब ये जो है मरने लगा तो उसने नसीहत की कि अगर आप यूनाइट रहेंगे, अगर आप मुत्तहद रहेंगे तो कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती है, अगर आप इंडिविजुअल होंगे तो उसका मतलब है आप जो है वो बिखर जाएंगे, ठीक है, आप टूट जाएंगे आप लोग। और उसने फिर क्या किया, तीन जो है लकड़ियां मंगवाई और उनको एक फिर लकड़ी जो है तो उसको तोड़ा से तो वो इजीली ब्रेक हो गई, मतलब इजीली, क्योंकि वो आइसोलेटेड थी, वो क्या थी, वो समझे आइसोलेटेड बांध था, वो इजीली क्या हो गया, ब्रेक हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, दो लकड़ियां जो थी साथ उनको मिला दिया, तो थोड़ी इसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी इसको ब्रेक करने में, क्योंकि दो तुम साथ होगी तो उनको तोड़ने में थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ी इसको, क्योंकि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ गया दो पाई बॉन्ड्स का, और जब उसको तीन को उसने मिलाया तो उसका मतलब उनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही है, अगर वो आइसोलेटेड बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड्स क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे, अलग अलग होंगे, उनका कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे और हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, ज्यादा होगी इनकी। अच्छा तो अब हम कंपेयर करेंगे, एक हमने एक एग्जांपल लिए 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन आइसोलेटेड सिस्टम, उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेंजीन के साथ। तो अब देखो एक मैंने ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तीन पाई बॉन्ड्स हैं, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब इन पाई बॉन्ड्स का मतलब आइसोलेटेड है, इनकी कोई कॉन्जुगेशन, आप कहेंगे सर ये तो बेंजीन ही है, आपने तो बेंजीन ही लिखा है, भाई मैं कह रहा हूं कि ये है तीन पाई बॉन्ड्स, मगर इनका कोई एक दूसरे से राब्ता है ही नहीं, ये अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से, ठीक है, ये मुत्तहद नहीं है, मसला ये है। अब ये है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो ये जो तीन पाई बॉन्ड्स हैं ये मुत्तहद नहीं है, अलग अलग है, आइसोलेटेड है, क्या है ये, आइसोलेट, देखा ना आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग अलग है,
ठीक है। अच्छा, अब ये इजीली क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे जब इसके अंदर 3 मोल हम हाइड्रोजन के ऐड करेंगे। अब जब हाइड्रोजन का 1 मोल ऐड होगा, सुनो एक बात, हाइड्रोजन का 1 मोल ऐड होगा, एक पाई बार टूटेगा तो 120 हीट रिलीज होगी। 2 पाई बार टूटेंगे 240, और 3 पाई बार टूटेंगे 360। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको मैंने लिखा है 1, क्योंकि देखो नंबरिंग इसकी करोगे ना आप लोग, 1 2 3 4 5 6, तो एक पाई बार कहाँ पे है 1 पर, दूसरा कहाँ पे है 3 पर, एक कहाँ पे है 5 पर। तो 1 3 5 साइक्लो हेक्सा ट्राइइन, ये आइसोलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन बनेगा, फाइनल पे क्या बनेगा भाई, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा ना। अब हीट कितनी रिलीज होगी, देखो एक बांड के लिए हीट रिलीज होती है 120, कितनी, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 के साथ, तो कितनी हो जाएगी 360। ये रिलीज होगी इसलिए मैंने साइन माइनस की लगा दी। देखो हीट रिलीज हो रही है इसलिए साइन किसकी लगाएगी, माइनस की लगा दी, किलो जूल। ठीक है, इतनी हीट रिलीज होगी। अब अगर ये मैं लेता हूं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अच्छा, अब मैं ले रहा हूं, देखो हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जिसके मैंने सर्किल भी लगा दिए, ये सर्किल लगा दी, ये हो गया बेंजीन। ये मैंने लिया बेंजीन, और बेंजीन के अंदर भी 3 मोल हाइड्रोजन के ऐड करेंगे। ये बेंजीन लिया, और इसको मैं कैसे लिख लेता हूं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिख देता हूं कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन है। ये आइसोलेटेड नहीं है, ये मुत्तहद हैं। अब इनको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये सिस्टम इतना मजबूत है कि इसको ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इसका मतलब है जो हीट रिलीज होगी वो कम होगी, क्योंकि ये सिस्टम ज्यादा जो है वो स्टेबल सिस्टम है। इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है। बनेगा इसमें भी साइक्लोहेक्सेन, बनेगा इसमें भी साइक्लोहेक्सेन बनेगा, मगर जो हीट रिलीज होगी, जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ रेडिएशन, वो होगी 208। कितनी, 208। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो निकलेगा जाकर 152, उस एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब है इसको 152 एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। ये इतना सिस्टम मजबूत है तो उसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एडिशनल एनर्जी चाहिए। कितनी, जितने का फर्क है इनमें, देखो डिफरेंस कितने का है, तो बेटा रेजोनेंस जो एनर्जी होगी वो डिफरेंस को कहते हैं, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, 360 में से 208 आप माइनस करोगे, साइन को नहीं देखना, इसको साइन वगैरह को नहीं देखना, डिफरेंस निकालना है आपने। 152 किलो जूल, इस एनर्जी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब है पाई बांस को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, अगर पंजाब की बुक पढ़ोगे तो पंजाब की बुक में ये वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1, अच्छा क्योंकि पंजाब की बुक वाला जो वैल्यू लेता है वो लेता है 119.5 लेता है, 119.5। इससे फर्क थोड़ा होगा, मैं बता देता हूँ, फर्क थोड़ा होगा। ठीक है, तो समझ जाओ उसका फर्क क्यों है, इमेज की वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता है वो। तो 152 आपको एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ेगी। इसका मतलब है बेंजीन इज मोर स्टेबल, बेंजीन रिक्वायर मोर एनर्जी 152 किलो जूल टू ब्रेक द पाई सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जब तक वो एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी नहीं देती। तो ये रीजन है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन से अवॉइड क्यों करती है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, किसके लिए, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम उसको तोड़ने के लिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। कितनी, जब तक ये एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम टूटेगा ही नहीं बेंजीन का, और एडिशनेशन देगी भी नहीं। जबकि जो अगर आइसोलेटेड सिस्टम होता तो वो इजीली क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता, और इतनी डिफिकल्टी नहीं होती, और इजीली एडिशनेशन हो जाती उसके अंदर। मगर बेंजीन के अंदर इजीली एडिशनेशन, बेंजीन जो अवॉइड करती है ना, वो हाई रेजोनेंस एनर्जी की वजह से, हाई
एनर्जी की जैसी रेजोनेंस एनर्जी हाई है, हीट ऑफ रेडिएशन कम है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है इसकी, हाई है, और हीट ऑफ रेडिएशन क्या है, कम है। तो बेंजीन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाई रेजोनेंस एनर्जी। टाइम कंप्लीट हो गया।